पुस्तक शिक्षक समुदाय अपना उत्तरदायित्व निभाने आगे आए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। माता पिता के बाद बालकों के नवनिर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक की होती है। अध्यापक शिक्षण द्वारा बच्चों की योग्यता प्रतिभा बढ़ाता है, साथ ही उसका व्यक्तित्व भी मूक रूप से उन्हें प्रभावित करता है। अध्यापक का व्यक्तित्व आचरण जैसा भी होगा, छात्रों को प्रभावित करेगा। इस दृष्टि से अध्यापकों का दायित्व और भी अधिक गुरुतर हो जाता है। किसी भी समाज में अध्यापक का अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान होता है। पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य वह न केवल एक सेतु का कार्य करता है, वरन आने वाली पीढ़ी को कल के समाज का नेतृत्व संभालने और उसके गंभीर उत्तरदायित्वों को वहन करने योग्य भी शिक्षक ही बनाता है। यह ठीक है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अपने पुरुषार्थ और अपनी साधना के बल पर ही होता है, किंतु मार्गदर्शन शिक्षण का भी अपना महत्व है। अध्यापक नई पीढ़ी के शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य करता है, इसलिए समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में इसीलिए बालक को शिक्षा दी जाती थी। आचार्य देवो भव, जो तुम्हारा शिक्षण करता है उसे देवता मानकर सम्मान दो। अध्यापक या शिक्षक को यह सम्मान देने की व्यवस्था अकारण ही नहीं की गई थी। वास्तव में समाज को ऊंचा उठाने और नई प्रतिभाओं को विकसित करने में उस समय के आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। उनके महान दायित्वों को देखकर ही समाज में उन्हें यह प्रतिष्ठा दी जाती थी। अध्यापकों का महत्व आज के युग में भी कम नहीं हुआ है। भले ही वे स्वयं को एक वेतनभोगी कर्मचारी और समाज का उपेक्षित अंग समझते हों, किंतु इससे इनका महत्व या दायित्व कम नहीं हो जाता। शिक्षा का अर्थ आजकल वह नहीं रहा जो प्राचीन काल में समझा जाता था, अर्थात व्यक्ति के समग्र विकास की आवश्यकता। यह आजकल प्रचलित शिक्षा पद्धति से न तो पूरी होती है और न अध्यापक अपने इस महान दायित्व को समझते हैं। यदि समझते भी हैं तो उसे अनुभव नहीं करते। उनकी दृष्टि में अध्यापक का वैसा ही कार्य है जैसा कि किसी क्लर्क या ऑफिस कर्मचारी का। स्कूल के घंटों में अपनी ड्यूटी पूरी कर देने, नियत समय तक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर बता देने, पुस्तक पढ़कर सुना देने अथवा उनकी व्यवस्था कर देने भर को ही अध्यापक अपना काम समझते हैं। काम ही नहीं, व्यवसाय, जिसके बदले उन्हें प्रतिमास एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल जाती है। वे समझते हैं स्कूल में जाकर हम पढ़ा देते हैं, 4-5 घंटे पढ़ाने के बाद हमारा दायित्व पूरा हो जाता है। इसके बाद विद्यार्थी से हमारा कोई संबंध नहीं रहता और न ही हमारी कोई जिम्मेदारी। कुछ घंटे पढ़ा देने भर से कर्तव्य पूरा हो जाने तथा साल में बहुत सी छुट्टियां मिलने के कारण बहुत से व्यक्ति यह समझते हैं कि अध्यापन सबसे सरल व्यवसाय है और सबसे आराम की नौकरी है, जिसमें काम कम और आराम ज्यादा मिलता है। अध्ययन के प्रति इस उथले दृष्टिकोण के कारण शिक्षण जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक राष्ट्रीय आवश्यकता को जहां व्यवसाय का रूप मिला है, वहीं अध्यापक की गरिमा भी कम हुई है। अध्यापन न तो कोई व्यवसाय है और न बच्चों को अक्षर ज्ञान, विविध जानकारियां प्राप्त कर देने जैसा साधारण कार्य है। यदि अक्षर ज्ञान को ही शिक्षण की संज्ञा दे दी जाए तो इस स्तर का शिक्षण 2-4 महीने में ही पूरा किया जा सकता है। यदि विविध जानकारियों को इकट्ठा कर विद्यार्थियों के सामने ही प्रस्तुत कर देना अध्यापक का कार्य हो, तो वह कार्य पुस्तकों के द्वारा भी संभव हो सकता है। उसके लिए वर्षों तक स्कूल जाना और प्रतिदिन घंटों मगजबच्ची करना अनावश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से अध्यापन का यही अर्थ लगाया जाता है और शिक्षक का कार्य इतना भर समझा जाता है। शिक्षा और शिक्षक के महत्व तथा दायित्व को इतने क्षुद्र दायरे में सीमित कर देना न केवल अनुचित है, वरन उससे कई हानियां भी हैं। विद्यार्थी
और अध्यापक के औपचारिक संबंध, छात्रों द्वारा अध्यापकों की अवहेलना तथा शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के सामने अपनी गरिमा न रखना, छात्र अध्यापक के संबंधों में तनाव, तज्जनित आक्रोश, छात्रों की उद्दंडता और शिक्षकों की कुढ़न आदि कई दुस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस कारण कि उनके आपसी संबंध घनिष्ठ और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व के नहीं बन पाते। यद्यपि आजकल की समूची शिक्षा व्यवस्था ही दोषपूर्ण है, आवश्यकता उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की है। इसका शुभारंभ अध्यापकों द्वारा अपना महत्व समझने तथा विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व अनुभव करने से होना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे देश में अध्यापक को गुरु कहा जाता था। बच्चे जैसे ही कुछ बड़े होते और थोड़ा बहुत सोचने समझने लगते, उनका वेदारंभ संस्कार करा दिया जाता और उन्हें योग्य गुरु के संरक्षण में किसी आश्रम में भेज दिया जाता था। बालक आश्रमों में ही अपना सारा समय व्यतीत करता था। उस आश्रम का वातावरण इतना परिष्कृत और स्नेहपूर्ण रहता था कि बच्चों को वहां रहकर अपने माता पिता की कभी याद भी नहीं आती थी। आश्रम के कुलपति आचार्य के सानिध्य में रहकर, उनका स्नेह पीयूष पीकर और उनके ज्ञान व अनुभव से अपने व्यक्तित्व के कंचन को तपा कर निकलता था। गुरुकुलों से विदा होते समय छात्र इस योग्य हो जाते थे कि वे अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को कुशलता पूर्वक निभा सकें। बचपन में कोरे कागज की तरह गुरुकुल भेजे जाने वाले छात्र गुरुकुल से लौटते समय जीवनोपयोगी सभी विद्याओं में पारंगत और चरित्र तथा व्यक्तित्व की दृष्टि से एक श्रेष्ठ नागरिक बन जाते थे। इस सब का श्रेय उस समय गुरुकुल के आचार्यों को ही दिया जाता था और वे सारा समय विद्यार्थियों को योग्य बनाने में व्यस्त रहते थे। उस समय के अध्यापकों या गुरुओं का स्वरूप एक तपस्वी, वत्सलतापूर्ण अभिभावक और व्यक्तित्व के माध्यम से शिक्षा देने वाले ऋषि का होता था, न कि कोई लौकिक आकर्षण। उस व्यवस्था को ज्यों का त्यों पुनः लौटाया नहीं जा सकता, परंतु जिन आदर्शों के आधार पर वह व्यवस्था संचालित होती थी, उन्हें तो स्थापित किया ही जा सकता है। आज के युग में आर्थिक आवश्यकताओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पहले गुरुकुलों की व्यवस्था जन सहयोग से ही चलती थी। सहज श्रद्धा से प्रेरित होकर उदारता पूर्वक लोग जो कुछ देते थे, उसके अतिरिक्त अपने छात्रों को साथ लेकर श्रम द्वारा जीवनोपयोगी आवश्यकताओं का उत्पादन किया जाता था। अब छात्रों का शिक्षण अध्यापक करते हैं और अध्यापकों का निर्वाह उन्हें मिलने वाले वेतन से चलता है। प्राचीन काल में शिक्षकों गुरुओं द्वारा इस संबंध में कोई बहुत बड़ी आर्थिक अपेक्षाएं नहीं की जाती थी। विलासिता के स्थान पर सादगी, सुविधाओं के स्थान पर तपस्वी जीवन ही उनका आदर्श होता था। अध्यापकों का आदर्श भी यही होना चाहिए। उन्हें साधन सुविधाओं की मांग करने, वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के स्थान पर अपनी गरिमा को सार्थक करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए औरों की देखा देखी, प्रतिस्पर्धा और भाग दौड़ में ही अपनी शक्ति लगाई जाती रहे तो फिर मूल उद्देश्य गौण हो जाता है। साधन सुविधाएं बढ़ा लेने पर दूसरों की दृष्टि में बड़ा आदमी भले ही बना जा सके, पर उससे अपने महान दायित्व को पूरा करने में कोई सहायता मिलने की अपेक्षा अवरोध ही ज्यादा खड़े होते हैं। वैसे भी अध्यापकों को कोई ज्यादा वेतन नहीं मिलता। यदि धन संबंधी आवश्यकताओं का विस्तार किया गया तो उसके लिए दूसरे उपाय काम में लाने पड़ेंगे। स्वाभाविक ही वैसी दशा में मुख्य कर्तव्य से ध्यान हटेगा और उसका परिणाम अच्छा होगा या आशा नहीं की जा सकती। अध्यापकों को यह मानकर चलना चाहिए कि उन्हें अपने छात्रों को लेक्चर द्वारा संबंधित विषयों की जानकारी भर नहीं देनी है, बल्कि अपने आचरण और रहन सहन द्वारा उनके सामने एक आदर्श रखना है जिससे वे प्रेरणा ले सकें। वस्तुतः कहने सुनने का प्रभाव इतना नहीं होता जितना कि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से बताने का। अध्यापक यदि अपने चरित्र और व्यक्तित्व द्वारा भी छात्रों को शिक्षा दे सके तो सुयोग्य नागरिकों के निर्माण की आवश्यकता
पूरी होगी ही। छात्रों की दृष्टि में भी अध्यापक का स्थान ऊंचा उठेगा और उन्हें श्रद्धा मिलेगी। पुस्तक शिक्षक समुदाय अपना उत्तरदायित्व निभाने आगे आए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। बहुत से शिक्षक अपने छात्रों के सामने ही ऐसी हीन हरकतें करते रहते हैं जिससे उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है। माता पिता के बाद बच्चा बाहर के किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह अध्यापक ही है। छोटे बच्चे अध्यापकों को उसी श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, परंतु बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह बड़े लोगों के आचरण को अपने विवेक की कसौटी पर कसने लगता है, तो प्रायः शिक्षक के प्रति श्रद्धा भावना पर ठेस ही पहुंचती है। इन दिनों छात्रों में अनुशासनहीनता और उद्दंडता की वृत्तियां भी अधिकांशतः ऐसे कारणों से ही उत्पन्न होती हैं कि उनके सामने ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसके प्रति वे श्रद्धा रख सकें। शिक्षक स्वयं अपने प्रति छात्रों में श्रद्धा उत्पन्न करें, इसके साथ यह भी आवश्यक है कि अभिभावक भी उनके प्रति श्रद्धा सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। देखा जाता है कि साधारण सी बातों पर छात्र को झिड़क देने पर उनके माँ बाप ही अध्यापकों का अपमान करने पर तुल जाते हैं। यदि अध्यापक ने छात्र को डांटा फटकारा भी है तो किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया होगा। यह विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि अध्यापक ने छात्र को किसी गलती पर उसके हित के लिए ही सख्ती की होगी, किंतु स्वयं अभिभावकों का दृष्टिकोण इस संबंध में साफ नहीं रहता। वे समझते हैं कि अध्यापक एक राजकीय कर्मचारी है जिसे सरकार से वेतन मिलता है। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, हम उसकी पढ़ाई के लिए फीस देते हैं, इससे अधिक विद्यालय से और अध्यापक से हमारे बच्चे का कोई संबंध नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा, अध्यापकों, छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा अपनाई जाने वाली इन भ्रांत धारणाओं के कारण अध्यापक को समाज में समुचित स्थान नहीं मिल पाता। प्राचीन काल में अध्यापक अथवा आचार्य आर्थिक दृष्टि से कोई बड़ा लाभ नहीं उठाते थे, परंतु उन्हें शिष्यों से तथा अन्य नागरिकों द्वारा भरपूर सम्मान मिलता था। छात्र तो उनके चरणों में हमेशा नत रहते ही थे। माता पिता भी उनकी सेवा पूजा करते थे। उस समय समाज में गुरु को, आश्रम के अधिष्ठाता को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था, जबकि आज के युग में अध्यापक बहुत ही उपेक्षित व्यक्ति है। अध्यापक गण स्वयं अपना महत्व और दायित्व समझें। इसके साथ साथ समाज का भी आवश्यक कर्तव्य है कि वह शिक्षक को समुचित सम्मान और प्रतिष्ठा दें। हमारे धर्मशास्त्रों में माता, पिता, आचार्य तीनों को बालक के जीवन निर्वाण में महत्वपूर्ण माना है। माँ बाप उसका पालन पोषण संवर्धन करते हैं तो आचार्य उसके बौद्धिक, आत्मिक, चारित्रिक गुणों का विकास करता है, उसे जीवन और संसार की शिक्षा देता है, उसकी चेतना को जागरूक बनाता है। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसे पूजनीय माना गया है। आचार्य के शिक्षण, उसके जीवन, व्यवहार, चरित्र से ही बालक जीवन जीने का ढंग सीखता है। आचार्य की महती प्रतिष्ठा हमारे यहाँ इसीलिए हुई। पुरानी आचार्य परंपरा परिस्थितियों वश समय के परिवर्तन के कारण समाप्त हो गई है। फिर भी आज का शिक्षक, अध्यापक बहुत कुछ अंशों में उसका ही आधुनिक रूपांतर है। समय के साथ शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध सदैव रहता है और रहेगा। आज हमारे यहाँ शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वे छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा भी देते हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन निर्माण का व्यावहारिक शिक्षण आज नहीं हो पाता। आज गुरु शिष्य, शिक्षक छात्र का संबंध पहले जैसा नहीं रहा। केवल कुछ अक्षरीय ज्ञान दे देने,
एक निश्चित समय तक कक्षा में उपस्थित रहकर कुछ पढ़ा देने के बाद शिक्षक का कार्य समाप्त हो जाता है तथा पाठ पढ़ने के बाद विद्यार्थियों का भी। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो स्नेह भाव, आत्मीयता, सौहार्द और समीपता होनी चाहिए वह आज नहीं है। और यही कारण है कि आज का विद्यार्थी डिग्री, डिप्लोमा ले लेता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन का शिक्षण, चरित्र, ज्ञान व उत्कृष्ट व्यक्तित्व का उसमें अभाव रहता है। इन सब के बिना विद्या अधूरी है। जो जीवन को प्रकाशित न करे, पुष्ट न बनाए, वह विद्या किस काम की। चरित्र निर्माण की व्यवहारिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं मिल सकती। वह भी व्यक्ति की समीपता से, उसके चरित्र आचरणों को देखने से प्राप्त होती है, जो आज की शिक्षा पद्धति में नहीं के बराबर है। निस्संदेह हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में इसका बहुत ध्यान रखा गया था। आचार्य और विद्यार्थी का सहजीवन आश्रमों में बीतता था। उसी समय विद्यार्थी पाठ ही नहीं सीखता था, अपितु आचार्य के जीवन से चरित्र व्यवहार की सीख भी लेता था। इसी सत्य पर प्रकाश डालते हुए एक बार कविंद्र रविंद्र ने कहा था, शिक्षा के संबंध में एक महान सत्य हमने सीखा था। हमने यह जाना था कि मनुष्य से ही मनुष्य सीख सकता है। जिस तरह जल से ही जलाशय भरता है, दीप से ही दीप जलता है, उसी प्रकार प्राण से प्राण सचेत होता है। चरित्र को देखकर ही चरित्र बनता है। गुरु के संपर्क, सानिध्य, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ही मनुष्य बनता है। आज का शिक्षक महोदय प्राण नहीं दे सकता, वह पाठ दे सकता है, चरित्र नहीं। इसीलिए आज का छात्र किसी दफ्तर, अदालत का एक बाबू बन सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता। आज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है संबंधों की। यद्यपि इसका कारण आज की सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वे व्यक्तिगत तौर पर इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। एक बार शिक्षक दिवस पर बोलते हुए एक केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा था, आप तो विद्यार्थियों की परीक्षा साल में 1 या 2 बार लेते हैं, किंतु विद्यार्थी तो आपकी परीक्षा प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति क्षण ही लेते रहते हैं। वे आपको कक्षा में आते देखते हैं, पढ़ाते देखते हैं, सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार करते देखते हैं, और फिर कक्षा के बाहर दूसरों के साथ मिलते जुलते भी देखते हैं। वे जैसा आपको देखते हैं वैसा ही स्वयं भी सीखते हैं, करते हैं। इसलिए जैसे आप होंगे वैसे ही आपके विद्यार्थी भारत के ये नौनिहाल भी होंगे। मंत्री महोदय के उक्त सार गर्भित शब्दों से शिक्षकों की जिम्मेदारी जो व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर है, उससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। और बच्चों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, चारित्रिक त्रुटियों के लिए कुछ सीमा तक शिक्षकों को भी उत्तरदायी माना जाए तो ठीक ही होगा। यहाँ तक भी कोई बड़ी बात नहीं कि शिक्षक बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाते, किंतु जब अपने गलत व्यवहार और चारित्रिक त्रुटियों से बच्चों के सामने गलत आचरण करते हैं तो यह एक अक्षम्य सामाजिक अपराध ही है। प्रायः देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के समक्ष अध्यापक लोग बीड़ी पीते हैं, भद्दे हंसी मजाक करते हैं। अपने दोस्तों के लिए कई शिक्षक तो बच्चों के द्वारा बीड़ी, पान, सिगरेट मंगाते हैं। बड़े स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के साथ हंसी मजाक पूर्ण बराबरी का व्यवहार, कई अनर्गल विषयों पर वार्तालाप करना, अपना चारित्रिक स्तर निम्न रखना, ऐसी कई बातें हैं जो विद्यार्थियों के समक्ष गलत उदाहरण पेश करती हैं। यद्यपि आजकल के विद्यार्थी भी दूध के धुले नहीं हैं, तथापि शिक्षकों का उत्तरदायित्व अधिक है। बच्चा यदि गलत आचरण करता है तो अभिभावकों की त्रुटि का परिणाम है। इसी तरह विद्यार्थी यदि अनुशासनहीन और उद्दंड बनते हैं तो वह शिक्षकों की भूल, गलती का परिणाम ही माना जाएगा। यद्यपि आज का शिक्षक वर्ग उन वर्गों में से है जिसके उद्धार की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारे देश का शिक्षक बहुत ही सामान्य स्थिति में जीवन निर्वाह करता है। इसके अतिरिक्त
जीवन की जटिलताएं बढ़ जाने, छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण भी आज के शिक्षक के लिए छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क रखना कठिन हो गया है। लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के नाते अपने समस्त अभाव, अभियोगों, व्यक्तिगत कठिनाइयों में हम अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। आज शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के समावेश व गुरुजनों को अपने उत्तरदायित्व का बोध होने पर ही बालकों का भावनात्मक नवनिर्माण संभव है।